हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब की सेकंड क्लास को कवर करेंगे। और जो भी बच्चे इस क्लास में हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नॉन फाइनाइट वर्ब की जो पहली क्लास है उसको कवर कर लिया होगा। अगर आपने उसे नहीं कवर किया है तो प्लीज़ इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब की पहली क्लास है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए और फिर इस क्लास को कवर कीजिए। मैं इनके यूजेस बता दूं कि आपको ये कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, स्पीकिंग में हेल्प करेंगे और इंग्लिश के जो कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं, खास तौर पे जब आपके सामने एक ही सेंटेंस में कई सारे वर्ब्स होते हैं तो मेन वर्ब को पहचानने में, ताकि आप उस सेंटेंस के टेंस को समझ पाओ, ताकि आप उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझ पाओ, तो ये सब समझने में बड़े हेल्प करते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल डीन सर एकेडमी उस पर मिल जाएगी। मैं एक बार लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, डीन सर एकेडमी। और इन दो क्लासेस के बाद फिर केवल एडवांस कॉन्सेप्ट ही रह जाते हैं, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे, तो बाकी आपकी कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर, स्पेशली जब आप 6th to 12th क्लास में होते हो और जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं क्लियर किए जाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो आपको शायद सिर्फ नाम ही ले लिया जाए यही बहुत है, और प्रैक्टिस सेशन में जो टेस्ट दिए होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट बुक में, उसमें आपको खाली टिक लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर की जाए। तो आज की इस क्लास में जो सेकंड क्लास है इसमें सारे जो बचे हुए डाउट्स होंगे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से, हालांकि मैंने इसे ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर आप आ ही गए हो क्लास में तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट वो क्लास भी जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? सो फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द वर्ब। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में कहूँ तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलते हैं, while the non-finite verbs remain unchanged irrespective of the number and person of the subject and the tense of the verbs। और उसी के ठीक अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते, या फिर सब्जेक्ट और टेंस का उन पर असर नहीं पड़ता। ये पहले वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया बात को। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख देता हूँ और वापस से एक बार आपको जोड़ता हूँ उन सब चीज़ों से जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। He wants to play cricket. He wants to play cricket. फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और मैंने लिखा आई। तो जैसे ही मैंने आई लिखा तो मुझे लिखना पड़ा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। फिर मैंने टेंस चेंज किया, सब्जेक्ट अब ही था, लेकिन पहले ही के साथ मैंने वॉन्ट्स लिखा था और अब मैंने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, तो वॉन्ट्स की जगह पे वॉन्टेड लिखा। ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। बहुत सारे नोविस होंगे, नोविस मतलब नौसिखिया बच्चे, जिनसे मैं कहता ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब बताओ, तो या तो वो बताते नहीं या कह देते सर मुझे तो प्ले लग रहा है, कुछ कहते मुझे वॉन्ट लग रहा है, बट दे आर नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है कि वॉन्ट्स होगा कि प्ले होगा। लेकिन अभी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो चुकी होगी, तो आप बता दोगे कि सर जो मेन वर्ब है वो कौन है? वो वॉन्ट्स है। जो मेन वर्ब है वो है वॉन्ट्स। कैसे पता चला? सर क्योंकि इस पे सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है। ही सिंगुलर था तो वॉन्ट्स था, आई था तो वॉन्ट हो गया, और जैसे ही मैंने टेंस चेंज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट तो वॉन्टेड हो गया। लेकिन ये जो प्ले है इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और ये टू के साथ एक साथ लिखा हुआ है, यही है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब सब्जेक्ट का असर पड़ेगा तो ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। एक और बात, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं कि कुछ वर्ब कैटेगराइज है कि ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। यही प्ले आपका फाइनाइट का भी काम कर सकता है और यही प्ले आपका नॉन फाइनाइट का भी काम कर रहा है। तो ये यूज पे डिपेंड करता है कि वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बात पूरी यहां तक क्लियर होगी। चलो आगे देखो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, इंफिनिटिव्स, जिरंड्स और पार्टिसिपल्स। अगर इंफिनिटिव्स की बात की जाए तो 2 + V1 को क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। 2 + V1 को इंफिनिटिव बोलते हैं। और अगर विदाउट 2 है, खाली V1 है, विदाउट 2 है, तो इसको बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, बेयर इंफिनिटिव। ये भी नाम आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, इसको बेयर इंफिनिटिव कहा जा रहा है, कभी आ जाए, काम पड़ जाए। जिरंड क्या होते हैं? तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो इसको जिरंड बोलते हैं। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? इनको आप कह लो वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव्स। तो वर्बल एडजेक्टिव मतलब जो वर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी काम आते हैं।
इससे आगे बढ़ो, मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा। वापस से जो बातें बोली मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, वो 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया। 3 प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं कि कुछ खास तरह की वर्ब है जो नॉन फाइनाइट वर्ब में होंगी। जो फाइनाइट होती है वही नॉन फाइनाइट का भी काम कर सकती है। प्ले वर्ब है वो फाइनाइट का भी काम कर सकती है और नॉन फाइनाइट का भी कर सकती है। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, 2 + V1 को इन्फिनेटिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगा तो जिरंड, और पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। और स्पेशली हमको जो आज की क्लास में कवर करना है वो पार्टिसिपल्स करना है, ठीक। और अगर विदाउट टू है तो दैट विल बी कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो V1, V2, V3, VING और VS और ES होती है। ये 5 फॉर्म होती है। थोड़ा सा समझ लो इस बात को। आप वर्ब को वर्ब की तरह से हमेशा देखते हो, इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको दिक्कत होगी। जब आप ये देखने लगोगे कि वर्ब केवल वर्ब नहीं होती है, कुछ और भी रोल प्ले कर सकती है, तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जब इसके साथ टू के साथ V1 लगा देते हैं तो यही क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये जो V3 है, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो ये बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, जब ये जो V2 का कोई रोल नहीं, V3 जो है ये केवल वर्ब की तरह भी नहीं काम करती। मतलब वर्ब की जो फॉर्म है V3, ये केवल वर्ब नहीं होती है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकती है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ऐसे ही जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये 2 तरह से काम करती है, एक नाउन की तरह से और एक एडजेक्टिव की तरह से। जब नाउन की तरह से काम करेगा तो इसको बोलते हैं जिरंड, और जब एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अब मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये केवल वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का भी काम करती हैं, कुछ और भी काम करती हैं। और जब आप वो समझने लगोगे तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आने लगेगा। आपके दिमाग में आज तक था कि आईएनजी फॉर्म जहां मैंने देखी मैं समझ लूंगा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करती है। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसको बोलते हैं जिरंड। सर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, उसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और 2 + V1 को इन्फिनेटिव। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो ये सब तो बहुत क्लियर हो चुका होगा, और इस समय तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नहीं देखा है तो धीरे धीरे सुनते सुनते, या भूल रहा है तो धीरे धीरे सुनते सुनते आपको आदत हो जाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो कहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और कहाँ पे जिरंड है। क्योंकि 2 + V1 को तो इन्फिनेटिव बोलते हैं, लेकिन 2 प्रीपोजिशन का भी काम करता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। पहला एग्जांपल देखिए, आई वांट टू ट्रेवल टू हांगकांग। तो यहाँ पे टू ट्रेवल लिखा हुआ है, यानी कि 2 और प्लस V1। जब भी 2 + V1 दिखेगा तो क्या होगा, इन्फिनेटिव। टू हांगकांग, अब की बार 2 के बाद क्या लिखा, नाउन दिखा, और 2 के बाद अगर नाउन दिखा तो यही 2 क्या बन गया, इसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन। अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए ये बात समझना कि आगे कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, तो यहाँ पे टू मीट जो लिखा हुआ है, 2 के साथ V1 लिखा है, वो इन्फिनिटिव है, मीट मेन वर्ब नहीं है। वरना मैं किसी बच्चे से पूछ दूं, किसी भी बच्चे से कि बताओ आई एम ग्लैड टू मीट यू में मेन वर्ब कहाँ है, तो बच्चा कह देगा सर मीट मेन वर्ब है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं तुमसे मिलकर, टू मीट यू, तो उसको लगेगा मीट मेन वर्ब है, क्योंकि वो नोविस है। नोविस मतलब नौसिखिया, उसको पता ही नहीं है। मीट तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, 2 के साथ लिखी गई है, 2 + V1 इन्फिनेटिव है, तो मेन वर्ब क्या है, एम है, ग्लैड भी नहीं है, ग्लैड एडजेक्टिव है, ठीक। ही शुड ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल इंस्टीड ऑफ फुटबॉल। ही शुड, तो शुड ट्राई, शुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही तो है मेरी फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होती है। आई वांट, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है, इस पे असर पड़ेगा टेंस का, तो यही हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले अगेन क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्ले, 2 + V1, बास्केटबॉल खेलना चाहिए इंस्टीड ऑफ फुटबॉल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। अब यहाँ पे परेशान करने वाली चीज हो सकती है आपको, सर 2 के साथ तो अब की बार मीटिंग आ गया, 2 के साथ क्या आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या 2 के साथ V1 आया है, नहीं, तो फिर ये इन्फिनेटिव नहीं है। लेकिन सर 2 के साथ आईएनजी फॉर्म है तो क्या है, एक्चुअल में ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम कर सकती है, और जब ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं जिरंड। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये मीटिंग जो है एक्चुअल में नाउन है,
लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज होता है जिसमें टू प्रेपोजिशन होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब तक टू के साथ V1 नहीं हो तब तक वो इन्फिनेटिव नहीं है। टू के साथ या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी जो काम करेगी नाउन का और उसको बोला जाएगा जिरंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या मैं बहुत एक्साइटेड हूं तुमसे मिलने के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूं, बहुत खुश हूं इस बात को सोचकर, इस बात के बारे में इमेजिन करके। तो यहाँ पे होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, फिर से मिलने के लिए। तो टू के साथ ये जो मीटिंग है ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये टू क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो इन तीन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे टू प्लस V1 इन्फिनेटिव होगा, कैसे टू प्रेपोजिशन हो जाएगा और कैसे टू अगर प्रेपोजिशन है और उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म है तो फिर आप परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे टू मीट होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ब के एनजी फॉर्म नाउन का काम करे, उसको जिरंड बोला जाएगा। क्लियर हो गया? ही मेड मी लाफ, मेन वर्ब बताओ तो आप कहोगे सर लाफ मेन वर्ब है। नहीं, मेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म ये मेन वर्ब है, क्योंकि टेंस किससे पहचानोगे ये इंपॉर्टेंट है। ही मेड मी लाफ में मैं कहूंगा टेंस आप किससे पहचानोगे, तो आप कहोगे सर मेड की वजह से मुझे टेंस पता चलेगा। तो लाफ यहाँ पे क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सर ये तो ना तो टू प्लस V1 है, ना तो आईएनजी है, ना तो एडजेक्टिव है, तो ये है क्या, ये है बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसको क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। बस आपको समझाना चाह रहा हूं, ये टर्म्स समझाना चाह रहा हूं। दे लेट अस प्ले इन द पार्क, अब ये कैसे मुझे टेंस में ट्रांसलेशन में कैसे काम आएगा, सर उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, तो ये ट्रांसलेशन में आपको काम आ गया जो आपके ट्रांसलेशन आते हैं। उन्होंने मुझे वो मुझे पार्क में खेलने दिए। दे लेट अस प्ले इन द पार्क, दे लेट अस, लेट मतलब परमिशन देना। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, V2 है, मेन वर्ब यही होगा लेट, यही मेन वर्ब होगा और यही फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये प्ले क्या हो जाएगा, सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी और इसी को बोला जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। क्यों, क्योंकि ये विदाउट टू यूज हो रहा है। और अगर यही कोई बच्चा अभी नया नया होता तो बोलता कि दे लेट अस प्ले इन द पार्क, सर प्ले मेन वर्ब है, या मैं श्योर नहीं हूं कि मेन वर्ब क्या है। इतने जो एग्जाम्पल थे टोटल, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको इन्फिनेटिव्स के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि टू प्लस V1 इन्फिनेटिव होता है। टू के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन दिया है तो टू प्रेपोजिशन है। टू के साथ अगर आईएनजी फॉर्म भी दी है तो भी ध्यान रखिएगा कि वो नाउन है, क्योंकि वो जिरंड का काम कर रहा है। वर्ब की एनजी फॉर्म नाउन की तरह काम कर सकती है। और अगर विदाउट टू कहीं दो बार वर्ब यूज हो रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस में एक ही वर्ब मेन वर्ब होगा जिस पे असर पड़ेगा टेंस का, जिसकी वजह से हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, वही मेन वर्ब होगा, वही फाइनाइट वर्ब होगा, दूसरी वाली नॉन फाइनाइट, और उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। जिरंड के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जिरंड के देखिए इतने एग्जांपल्स रखे मैंने खाली इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जिरंड कैसे कैसे यूज होता है। सी लाइक्स स्विमिंग, देखिए मेन वर्ब क्या है, लाइक्स, कैसे पता चला, सर इससे हम टेंस पहचान रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यही क्या है हमारी फाइनाइट वर्ब। और स्विमिंग तो वर्ब के एनजी फॉर्म है लेकिन काम क्या कर रहा है, नाउन का। कैसे पता चला, आप इसकी जगह पे कोई नाम लगा के देखिए, बन जाएगा। सी लाइक्स चॉकलेट्स, सी लाइक टॉफी, सी लाइक जो भी, और सी लाइक्स ऑरेंजेस, कुछ भी बोल दीजिए। तो वो जो नाउन को रिप्लेस आप कर रहे हो नाउन से ही करोगे। स्विमिंग एक प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रहा है, नाउन का, इसको क्या बोलेंगे, जिरंड। क्लियर? कुकिंग इज एन एंजॉयबल एक्टिविटी फॉर मी, क्या मेरे लिए एंजॉयबल एक्टिविटी है, कुकिंग। तो कुकिंग में क्या है, प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रहा है, नाउन का, क्या बोलेंगे, जिरंड। एक बार मैंने सब्जेक्ट बना दिया, एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया। ही वॉज कुकिंग राइस फॉर मी। अब कोई बच्चा अगर ये कह रहा है कि ये भी एडजेक्टिव है, सॉरी वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहे हैं, तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये हमें टेंस आइडेंटिफाई करा रहा है। ही वॉज कुकिंग, वो खाना बना रहा था, वो राइस बना रहा था मेरे लिए, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब की बार ये कुकिंग, इस कुकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ये कुकिंग नाउन का काम कर रहा था और ये वहां पे वॉज कुकिंग के साथ मिलकर हमारा टेंस आइडेंटिफाई हो रहा है। वी रियली एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैं कहूंगा इसमें आप टेंस बताइए, सब्जेक्ट वर्ब बताइए। तो अगर आप प्लेइंग बोल रहे हो तो आप गलत है, सर मेन वर्ब है एंजॉय, मेन वर्ब क्या है हमारा, एंजॉय, और प्लेइंग हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब का एनजी फॉर्म, और इसको क्या बोला जाएगा, जिरंड। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार आर प्लेइंग लिख दिया तो ये टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे प्लेइंग कोई मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब तो एंजॉय है, क्योंकि वी को जो कंट्रोल करेगा, सॉरी एंजॉय को जो कंट्रोल करेगा वो वी करेगा, प्लेइंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू शुड स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, तुम्हें बात करना बंद करना चाहिए, तो यू शुड स्टॉप, शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्टॉप तो ये वर्ब हो गई, तो ये हमारी हो गई वर्ब।
तो मेकिंग क्या हो गई, अगेन नॉन फाइनाइट जीरन का काम करेगा। नथिंग वुड प्रिवेंट मी फ्रॉम स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, कोई भी चीज मुझे अन्याय के खिलाफ बोलने से रोक नहीं सकती है। नथिंग वुड प्रिवेंट मी फ्रॉम स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या चाहिए होता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब की आईएनजी को नाउन की तरह यूज कीजिए। अगर वर्ब आ रहा है तो उसको नाउन बनाइए। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग लिखा है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम कर रहा है नाउन का, और इसको बोला जाएगा जिरंड। देखो अभी तक जो क्लास हुई है उसमें आपको खाली मैंने इंफिनिटिव और जिरंड को क्लियर कर दिया पूरी तरीके से। जिरंड कितने कितने तरीके से यूज होगा, कभी सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, कभी किसी वर्ब के साथ लगकर आ जाएगा। तो आप पहचानिएगा कि किस वर्ब को सब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है, किस वर्ब की वजह से टेंस हमें पता चल रहा है, वही फाइनाइट और वही मेन वर्ब है, बाकी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। या फिर वो प्रीपोजिशन के बाद आपको दिखेगा जिरंड, जब आईएनजी फॉर्म में लिख के उसको नाउन बनाया जाएगा प्रीपोजिशन के बाद। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है, ये एक रूल है, ये एक तरीका है कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आप लिखोगे तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी। कभी भी आप देख लेना आपकी बुक में कहां भी लिखा हो तो प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब जब भी मिलेगी तो वो आईएनजी फॉर्म में ही लिखी होगी। और यही कारण था कि ऊपर टू के बाद जो आपने आईएनजी लिखा था वो एक्चुअल में जब टू प्रीपोजिशन था तभी आपने आईएनजी लिखा। अगर टू प्रीपोजिशन नहीं होता तो वहां पे 2+V1 होके इन्फिनिटिव हो जाता। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप परेशान नहीं हो रहे और आप ये सारी चीजें समझते हुए चल रहे होंगे। अब आ जाते हैं पार्टिसिपल्स की तरफ। बहुत छोटी सी क्लास है ये और यहाँ से पार्टिसिपल्स आपको क्लियर हो जाएंगे और खत्म हो जाएगी ये क्लास। और पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत एक ऐसा एडवांटेज आपको देकर चले जाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, जब आप अब इसके बाद इस क्लास के बाद जब आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपके नजरिया जो है वो चेंज हो जाएंगे बिल्कुल उस इंग्लिश को देखने के लिए। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आर वर्ब्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इन्फिनिटिव पूरा क्लियर, जिरंड पूरा क्लियर, अब बस पार्टिसिपल क्लियर कर लो। पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नेवर से फ्यूचर पार्टिसिपल। इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला होगा प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल मैंने दिया है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, बस ये समझ लो। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना, दिस इज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। ये बड़ा शर्मिंदगी वाला सिचुएशन है मेरे लिए, जो शर्मिंदगी से भर दे। दिस इज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कैसे पता चला कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सर एंड जो है वो आर्टिकल है और जब भी आर्टिकल यूज करोगे तो आगे नाउन चाहिए। सिचुएशन हमारा नाउन हो जाएगा। कैसी सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो ये एम्बैरेसिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सिचुएशन के बारे में बता रहा है। दिस इज अ टफ सिचुएशन, दिस इज अ गुड सिचुएशन। तो एम्बैरेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बट एक्चुअल में क्या है, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होता है, एम्बैरेस वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदगी से भर देना, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना। तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, मुझे शर्मिंदगी से भर देने वाला सिचुएशन है। कंफ्यूज करता है कोई क्वेश्चन तो आप बोलते हो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गया नाउन, कंफ्यूजिंग हो गया एडजेक्टिव, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उस कंफ्यूजिंग को बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। He was annoyed with her for being late. वो annoyed था, तो annoyed क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। ही क्या है, प्रोनाउन है, और नाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताया क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। He was irritated. annoy का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, किसी को खिजाना। जब कोई चीज annoy करेगी, एक और बात समझिएगा, मान लीजिए मैं आपको कोई चीज कह के परेशान कर रहा हूं तो आप कहोगे सर ये बहुत ही annoying है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और जब ये बात सुन के आप एनॉयड हो जाओगे तो बोलोगे आई एम एनॉयड, तो एनॉयड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक और सुनना, कोई न्यूज जो है वो शॉक कर देने वाली है, कोई न्यूज जो है वो शॉक कर देने वाली है तो आप कहोगे सर ये न्यूज कैसी न्यूज है, शॉकिंग न्यूज। शॉकिंग न्यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, वर्ब के एनजी फॉर्म को एडजेक्टिव बना दिया। और जिस न्यूज को आप सुन के शॉक हो गए तो आप बोलोगे मैं शॉक्ड हो गया, शॉक्ड।
तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी एंड दैट विल बी कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही स्विच ऑन द टीवी। अपना होमवर्क करने के बाद, कैसे ट्रांसलेशन में काम आएगा? जब आप स्पीकिंग में बोलते हो अपना काम पूरा करने के बाद, सो हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। तो हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क ये आपको सिंथेसिस में भी काम आएगा। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट नहीं है, एक ही वर्ब है मेन वर्ब, और वो है ही स्विच ऑन टीवी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्विच्ड, ये है मेन वर्ब, बाकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हैविंग प्लस V3, बस आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हैविंग प्लस V3 कहीं लिखा है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल बिल्ड क्लियर हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे। आप एक एग्जांपल ध्यान रखना, शॉक। शॉक मतलब किसी को सरप्राइज करना। तुमने यार बहुत ही शॉक्ड न्यूज सुनाया। शॉक्ड न्यूज नहीं होगा सर, शॉकिंग न्यूज होगा, शॉक कर देने वाला। और उस न्यूज को सुनकर मैं कैसा हो गया? शॉक्ड हो गया। सर बहुत ही ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो कंफ्यूज करे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं क्या हूं? मैं कंफ्यूज्ड हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। जो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है और जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, इसका बहुत सारा एग्जांपल आप डेली लाइफ में यूज करते हो, बट आपको ध्यान नहीं देता है। जैसे ब्रोकन चेयर, तो टूटी हुई कुर्सियां, ब्रोकन चेयर, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। फ्राइड दाल, बॉइल्ड एग्स, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम यूज करते हैं और हमको ध्यान नहीं देता है। और हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल हैं जिनके थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछता द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग, आप इसका टेंस बता दो, तो आप में से ज्यादातर बच्चे कह देते सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है। आइए समझाता हूं आपको। द आर्टिकल हो गया, लेक्चर नाउन हो गया, इज आपका अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये आपका वर्ब का एनजी फॉर्म हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए इंटरेस्टिंग किसके बारे में बता रहा है? द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग जब बोल रहे हो, जब आप बोल रहे हो आई एम प्लेइंग, तो क्या प्लेइंग आई के बारे में बता रहा है? नहीं, आप एक्शन बता रहे हो, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। लेकिन जब बोल रहे हो द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग क्या है? लेक्चर। लेक्चर क्या है? नाउन। नाउन के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कितना इंटरेस्टिंग? रियली इंटरेस्टिंग। कैसा? तो ये हो जाएगा एडवर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आई थिंक आपको ये बात अब समझ में आने लगी होगी। काम तो इतना आएगा, ये काम तो इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और क्लास उसी को नहीं समझ में आएगी जिसने पहली क्लास को नहीं कर रखा हो। ये बाउंस कर जाएगा क्लास अगर आपने पहले क्लास को नहीं किया है तो। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। हम एक गर्ल से मिले जो बास्केट ऑफ फ्लावर, ये अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कभी पढ़ते टाइम। वी मेट अ गर्ल, हम एक लड़की से मिले, तो मेट क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। यही हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। कौन सी लड़की? जो बास्केट उठा रही थी फ्लावर्स का। तो यहाँ पे कैरिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्योंकि गर्ल को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। द ब्रोकन डॉल कुड नॉट बी रिपेयर्ड। डॉल, कैसी डॉल? ब्रोकन डॉल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का, और तब इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सर तो मेन वर्ब कहां है? कुड नॉट बी रिपेयर्ड, ये रहा मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। द डिफीटेड आर्मी, आर्मी कैसी आर्मी? डिफीटेड आर्मी, हारी हुई सेना, हारी हुई आर्मी। तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। बोला क्या जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बीट अ हैस्टी रिट्रीट, इडियम है। बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा इडियम है, आपको बताया होगा कभी ना कभी, तो बताइएगा। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, फायर, जला हुआ बच्चा जो है आग से डरता है, आग से दूर होता है। तो बच्चा कैसा बच्चा? बर्न, जला हुआ। बर्न मतलब होता है जलना या जलाना, लेकिन अभी मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या यूज किया? एडजेक्टिव की तरह, तो इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, बस आप ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। हियरिंग द नॉइज, अभी देखिए एक और तरीका है पार्टिसिपल को यूज करने का। जब आप बोलते हो सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, तो आप बोलते हो अड्रेसिंग द रैली द प्राइम मिनिस्टर सेड।
एड्रेसिंग द रैली, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। शोर को सुनकर, हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो, तो शोर को किसने सुना? ही ने। तो ये जो फ्रेज है किसके लिए लगाया गया है? इस ही के लिए। तो ये भी क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियरिंग हर थ्रॉट, अपने गले को साफ करते हुए, सी बिगेन हर स्पीच, ये सब ट्रांसलेशन में बहुत काम आएंगे। स्ट्रक्चर जब आपको मिलेंगे तो बहुत काम आएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे और आपसे कहा जाएगा मेन वो बताओ, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्लियरिंग लिखा क्यों है। अब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि क्लियरिंग हर थ्रॉट ये सी के बारे में बता रहा है, और ये फाइनाइट वर्ब है, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे है हमारी, ये है फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। बिगिन ये हमारी फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब, ये तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये लिखने का तरीका है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम इंग्लिश को आसान तरीके से समझना चाहते हैं। तो अपने गले को साफ करते हुए उसने अपनी स्पीच शुरू की। हैविंग बीन रीड द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद, देखो यहाँ पे बीन नहीं लगा होगा, ये बीन जो लिखा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, हैविंग बीन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यही आपका एरर आता है, हैविंग बीन लगा देगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद, तो हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस, हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन ही स्नैच अप द फायर एक्सटिंग्विशर, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद उसने फायर एक्सटिंग्विशर क्या कर लिया? उखाड़ लिया, निकाल लिया, जो उस पर लिखा हुआ था उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली जो मशीन थी या जो भी था वो उसे उठा लिया। और जो दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, हैविंग बीन वॉर्न, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया था, टाइपिंग एरर, हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग बीन वॉर्न, अब की बार सही है, और यहाँ पे गलत था, ये आपको मुझे समझाना था कि यहाँ पे हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, और कब यूज करोगे? जब कोई काम हो जाएगा तो। और यहाँ पे लिखा है हैविंग प्लस बीन प्लस V3, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो कब हैविंग प्लस V3 होगा? जब एक्टिव मीनिंग होगा। कब हैविंग प्लस बीन प्लस V3 होगा? जब पैसिव मीनिंग होगा। वॉर्न किए जाने के बाद, वॉर्न उसने किसी को किया नहीं, उसको वॉर्न किया गया था, उसके बाद वो टाइगर के केजेस से दूर हो गया। सो अगर आप बीन हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैविंग वॉर्न का मतलब उसने किसी को वॉर्न किया, और ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ये हैविंग रीड द इंस्ट्रक्शन किसके लिए लिखा गया है? ही के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैविंग बीन वॉर्न ही स्टूड अवे फ्रॉम द टाइगर्स केजेस, तो वॉर्न किए जाने के बाद अगर बीन हटाओगे तो गलत हो जाएगा, और यहाँ बीन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। हैविंग बीन रेड बन ही नहीं पाएगा, उसको पढ़वाए जाने के बाद, ऐसा नहीं था, उसने खुद इंस्ट्रक्शन पढ़ा, ये बात आगे लिखी गई है, इंस्ट्रक्शन रीड के लिए लिखा गया है। तो हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही स्नैच अप द फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसने फायर एक्सटिंग्विशर को निकाल दिया। और वॉर्न किए जाने के बाद, हैविंग बीन वॉर्न ही स्टूड अवे फ्रॉम द टाइगर्स केजेस एट द जू, टाइगर्स के केजेस से वो दूर खड़ा रहा, बिल्कुल उनके पास नहीं आया। एक बार फिर बोल दूं, तो जो पार्टिसिपल्स हमने पढ़े वो 3 पढ़े, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। हैविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करेगी, तरीके बता दिए कैसे कैसे आपको मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो इसका मतलब आपने अपना होमवर्क नहीं किया था, आपने पहली वाली क्लास को जो है कंप्लीट नहीं किया था। इस क्लास को सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने कभी भी इस क्लास के पहले जो पहली वाली क्लास थी उसको कवर किया हो, कभी देखा हो, कभी नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में सुना हो, वरना ये क्लास कभी आपको समझ में आएगी नहीं, और आप हमेशा ये कहोगे कि इस क्लास का मतलब क्या है, इस क्लास का तो कोई यूज ही नहीं है। आपको ऐसा भी लगेगा कि इस क्लास का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर बता दे रहा हूँ, ये क्लास आपको बहुत तरीके से एडवांटेज देगी, बहुत बेनिफिट देगी, जो आप डायरेक्टली नहीं देख पाओगे, इनडायरेक्टली लेकिन आपको कई तरीके से दिखेगा। आई होप कि अब इन 2 क्लासेस के बाद आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगे। कुछ भी अगर आपको दिक्कत है, कुछ भी अगर लगता है कि सर ये वाली लाइन मुझे नहीं समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर से क्लियर करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।